उस कुंभ में बच्चे लोगों को बहुत सारे फायदे होते हैं जी। जब तक कि बच्चों खेल में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। स्कूल लेवल पे स्पोर्ट्स के जो टीचर है, जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर है, कि हर आदमी चाहता है वो कि डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस आईपीएस बने, पर ये चाहता नहीं कि भाई स्पोर्ट्स वाला भी एक खिलाड़ी बने। या हर कॉलेज में एक बोर्ड लगा होना चाहिए कि भाई हमारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो है साल भर की में खेलो इंडिया का जो है स्तर और बढ़ेगा। देखिए दुनिया में कहीं भी चले आओ, पैसे भी खेल टिका हुआ है। जितने बड़े बड़े उद्योगपति घराने हैं वो भी इन्वॉल्व है स्पोर्ट्स में। अब टेक्निकल कमेटी भी जरूर जाना चाहिए। नमस्कार, स्पोर्ट्स मिरर के एक और अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे आगे, ये वाक्य उन खिलाड़ियों के लिए है जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं या ओलंपिक के साथ या खेलों के साथ जुड़े हुए हैं, कि आपको सबसे तेज भागना है, सबसे ऊंचा उड़ना है और सबसे आगे रहना है। और ये सभी बातें जो सबसे ज़्यादा जिस खेल के साथ जुड़ी हैं वो खेल है एथलेटिक्स का। एथलेटिक्स जिसे मदर स्पोर्ट्स कहा जाता है सारे विश्व में, जिसमें ट्रैक और फील्ड पर बहुत से इवेंट्स आयोजित होते हैं। उसके अलावा मैराथन होती है और इस तरह का एक सिनेरियो बनता है जो एक खिलाड़ी का सर्वांगीण विकास जिसमें नज़र आता है। उसकी हर बात एथलेटिक्स के माध्यम से सामने आती है। और एथलेटिक्स की चर्चा हम इस अंक में कर रहे हैं और हमारे साथ वो व्यक्ति हैं जो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद को सुशोभित कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में एथलेटिक्स को किस तरह से व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया जाए, ये जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। और ये जिम्मेदारी निभाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि आपको पूरे साल भर कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़े रहना पड़ता है, अपने खेल को आगे बढ़ाना पड़ता है और साथ ही साथ खिलाड़ियों को भी देखना पड़ता है कि वे क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप ओलंपिक खेलों में भी ऑब्जर्वर के रूप में जा चुके हैं। उसके अलावा यदि एशियन गेम्स की बात करें, वर्ल्ड एथलेटिक्स की बात करें, इसमें इंडियन टीम के मैनेजर के रूप में भी जाते हैं। तो ऐसे एक साल भर जो खेलों के साथ जीते हैं वो व्यक्ति आज स्पोर्ट्स मिरर के माध्यम से हम सभी से मिल रहे हैं, जिनका नाम है श्री मुमताज़ खान। मुमताज़ खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है। मुमताज़ साहब, हम शुरुआत में ये जानना चाहेंगे कि जो एक माहौल है खेलों का, जब हम शुरू करते हैं बात, तो वो स्कूल कॉलेज से होती है कि छोटी उम्र से जो बच्चे हैं वो खेल के मैदान पर आते हैं। खिलाड़ी बनना या ना बनना वो तो बाद की बात होती है। तो आपको क्या लगता है, चूंकि आप भी उस दौर से गुजरे हैं जब स्कूल में जो बच्चा सबसे तेज दौड़ता है वो उन कोच की नज़र में आता है, फिजिकल एजुकेशन टीचर उसे हर गेम में ले जाते हैं, चाहे वो एथलेटिक्स हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, हर खेल में उसको लेके जाते हैं। तो आज जो बदलाव आया है और वो जो एक समय था, उसको आप किस तरह से देखते हैं? दामोदर भैया, मैं आपको बता दूं कि जब आप भी प्रैक्टिस करते थे, खेलते थे जी। आपने बहुत खेला, हमने भी बहुत स्कूल लेवल पे खेला। जी। शुरू में, स्टार्टिंग में तो हर खिलाड़ी की स्टार्टिंग जो होती है स्कूल से होती है। जी। आपके समय में आपने देखूंगा आपके स्कूल में स्पोर्ट्स के 1 या 2 टीचर होते थे। जी जी। आज के समय वो चेंज हो गया। आज के समय फिजिकल एजुकेशन के 8-8, 10-10, मैं कई स्कूलों का मैं मेंबर हूँ जी। 8-8, 10-10 अलग अलग गेम के कोचेस रख रखे हैं, पी टीचर रखे हैं फिजिकल एजुकेशन के लिए। पर बच्चों को सिर्फ पढ़ाई रहे हैं, बच्चों को खेल में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। जब तक के बच्चों खेल में इन्वॉल्व नहीं करेंगे स्कूल लेवल पे, जब तक के बच्चों को पता नहीं पड़ेगा भाई स्पोर्ट्स क्या है। तो स्पोर्ट्स की पहली सीढ़ी है स्कूल लेवल पे, जहाँ स्कूल वालों का और स्पोर्ट्स के जो टीचर है, जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर है, उसको ये पता होना चाहिए कि हमारे 50 बच्चे हैं, उसमें कौन कौन से बच्चे किस किस खेल में इंटरेस्टेड है। उस खेल में उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, अपनी टीम बनाना चाहिए। तो क्या है कि स्पोर्ट्स जो है स्कूल से स्टार्ट होता है और छोटे लेवल पे आप उसको इन्वॉल्व करते हैं उस गेम में, तो वो उस गेम की कलाएं सीख जाता है। क्या है कि अपने देश में स्पोर्ट्स को बढ़ाना है तो स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के स्कूल, क्लब कल्चर भी जो है डेवलप करना पड़ेगा। क्लब कल्चर डेवलप करना बहुत जरूरी है अपने हर डिस्ट्रिक्ट को, कि वहाँ पे वॉलीबॉल हो रहा है तो 10 वॉलीबॉल के अलग अलग क्लब हो, उनके इंटर क्लब टूर्नामेंट करो तो ये आगे बढ़ता है। एथलेटिक हो तो उनके भी अलग अलग क्लब होने चाहिए।
तो ये अभी सोचे इस पे काम करेंगे भी हम लोग। तो आपने देखा पहले स्कूल से बढ़ते थे बच्चे, उसके बाद वो यूनिवर्सिटी में आता था। जब यूनिवर्सिटी मीट होती थी एथलेटिक की, भोपाल यूनिवर्सिटी की एथलेटिक की मीट के बाद नेक्स्ट डे पूरे कॉलेज की छुट्टी रहती थी जी, आपको पता होगा। जी जी। तो अब वो कल्चर कम होते जा रहे हैं, सब अलग अलग जगह इन्वॉल्व होते हैं। तो स्पोर्ट्स स्कूल एजुकेशन से स्टार्ट करना चाहिए आपको। तो स्पोर्ट्स को स्कूल लेवल से शुरू करना मुमताज साहब का कहना है। और जो अलग अलग बड़े बड़े स्कूल हैं जहाँ पर काफ़ी सारे टीचर्स रखे गए हैं, वो भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। मुमताज साहब, इन जो बड़े स्कूल्स हैं, ख़ासतौर से यदि हम बाकी स्कूलों की बात करें तो इनका पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जगह है, तो इनका क्या योगदान आप मानते हैं कि किस तरह से ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं स्पोर्ट्स का एक माहौल निर्मित करने के लिए? देखिए हर स्कूल में क्या होता है कि आपको एनुअल स्पोर्ट्स मीट होती है जी। एक दिन। कहीं बड़े स्कूल है इसमें एक साल कल्चरल और अदर एक्टिविटीज होती है, एक साल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है। तो स्पोर्ट्स डे इनको जो मनाते हैं वो अच्छी तरह उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स के हर जितने भी बड़े स्कूल है उसके स्पोर्ट्स के पैसे अलग से लेते हो स्टूडेंट से। तो स्टूडेंट को उनके पेरेंट्स को भी चाहिए कि भाई हमारा बेटा स्पोर्ट्स में क्या कर रहा है, पढ़ाई में तो कर रहा है ठीक है, कि हर आदमी चाहता है वो कि डॉक्टर इंजीनियर और IAS IPS बने, पर ये चाहता नहीं कि भाई स्पोर्ट्स वाला भी एक खिलाड़ी बने। बहुत कम लोग हैं जो चाहते हैं कि खिलाड़ी बने। तो खिलाड़ी बनाना है उसको, तो ये उसको ध्यान देना पड़ेगा पेरेंट्स को भी और स्कूल वालों को भी कि एनुअल स्पोर्ट्स मीट अच्छी कराएं। इतने बड़े बड़े स्कूल उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसका प्रॉपर यूज करें। वो इंटर स्कूल टूर्नामेंट करवाएं, डिस्ट्रिक्ट मीटें करवाएं, स्टेट मीटें कराएं उसमें, और हो सके तो उनके जो स्कूल नेशनल होता है, जो क्लस्टर होता है, वो भी अपने स्कूल में करवाएं, ताकि वो जिस स्कूल में होगा तो इस स्कूल को ये बेनिफिट है कि जो अदर बच्चे हैं जो नॉन स्पोर्ट्स पर्सन है वो देख के उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो स्कूल लेवल पे उनका बहुत जरूरी है इन बच्चों का, और खास तौर से स्कूल वालों का भी, कि वो सब एक्टिविटीज स्पोर्ट्स की कराते रहें, क्योंकि आजकल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। पहले तो इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी दिक्कत होती थी, आजकल सब जगह मिल जाता है। आप 100 रुपए का भी जूता खरीद सकते हो और आप 1 लाख रुपए का भी जूता खरीद सकते हो। आपकी कुवत होनी चाहिए, आप पे वो ना टैलेंट होना चाहिए कि आप किससे अच्छा कर सकते हो। बिल्कुल। और जैसा मुमताज साहब कह रहे हैं कि आज बहुत इजीली अवेलेबल है कोई भी स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट, बस आप किस लेवल पर खेल रहे हैं और क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं उसे अफोर्ड करें और अपने खेल में आगे बढ़ते जाएं। मुमताज साहब, यूनिवर्सिटी लेवल का एक कंपटीशन जो पहले के समय में हुआ करता था, बहुत ही टफ कंपटीशन था। हर जो कॉलेज था वो अपनी तैयारी करता था, कि प्लेयर भी तैयारी करता था कि अब जूनियर से निकलकर वो कॉलेज में आ गया तो वो कॉलेज की टीम में अपना नाम चाहता था कि मैं कॉलेज की टीम में पहले आऊं, क्योंकि पहले कंपटीशन उसको वहीं पर मिलता था। क्योंकि हर जो अच्छा कॉलेज था वो उन प्लेयर्स को जो जूनियर लेवल पर अच्छा खेल रहे थे पहले अपने इधर एडमिशन दिलाया करते थे, लेकिन आज वो थोड़ा थोड़ा परंपरा ऐसा लगता है कि कम होती जा रही है। देखिए स्कूल लेवल पे भी और कॉलेज लेवल पे भी जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है उसको स्कॉलरशिप देनी चाहिए, उसकी फीस माफ करनी चाहिए जी जी, जब वो नेशनल लेवल पे चले जाए। ऐसी कॉलेज में भी जब अपन लोग खेलते थे, मैं जैसे कॉलेज में था तो मेरी स्पोर्ट्स की फीस माफ रहती थी, मेरी ट्यूशन फीस भी माफ रहती थी कि भैया इंटर यूनिवर्सिटी खेलेगा ये। जैसे स्कूल में इंटर स्पोर्ट्स डे रहता है हर साल का, वैसे कॉलेज में आजकल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज टोटली नील है, क्योंकि इनको इंटर क्लासेस स्पोर्ट्स कराता नहीं कोई भी कॉलेज। जी, आपने देख लेना, फीस सब ले रहे हैं पर उनको फीस के जितने ही फीस ले रहे हैं उस फीस का यूटिलाइजेशन वो कर नहीं पा रहे हैं प्रॉपर। क्यों? क्योंकि वो इंटर क्लासेस टूर्नामेंट कराते नहीं है। जब इंटर क्लासेस टूर्नामेंट नहीं कराते तो वो इंटर कॉलेजेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता वो। मतलब करेगा तो वो जो खेलने वाले वही जाएंगे, बाकी नहीं आएंगे, बाकी सब अपने घर बैठेंगे पढ़ाई करते रहेंगे। तो यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेज है उन कॉलेजों की यूनिवर्सिटी जो मीट होती है वो हर मीट बहुत अच्छी तरह से कराना चाहिए, उसका लोकव्यापी करना चाहिए, उसकी पब्लिसिटी करना चाहिए। क्या भैया ये स्विमिंग का कंपटीशन है फलानी तारीख को, वो तो कागज में निकाल देते कि भैया के कैलेंडर है साल भर का, ये हो जाएगी, खेलने वाला होता है देख लेता है। पर ये नहीं, वो यूट्यूब के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, या हर कॉलेज में एक बोर्ड लगा होना चाहिए कि भाई हमारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो है साल भर की यही है, एथलेटिक फलाने डेट को है, इसका इंटर क्लासेस टूर्नामेंट जब है,
इनका इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी मीट फलाने तारीख को, और यूनिवर्सिटी वालों का भी काम ये है क्योंकि वही फीस लेते हैं कि वो उसकी पब्लिसिटी करें, उसमें प्रॉपर वो इन्वॉल्व हो, और जितने कॉलेज है उनके टीचर को इसमें इन्वॉल्व करें ताकि स्पोर्ट्स का एटमॉस्फेयर बने। ये लोग स्पोर्ट्स का एटमॉस्फेयर बनने ही नहीं देते, तो कब अंधेरे में टूर्नामेंट हो जाता है, कब टीम बन जाती है, कब चली जाती है, कब जीतती है, कब हारती है, किसी को पता नहीं है कि भाई यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या हो रहा है। हमें ये चाहिए, सरकार को भी चाहिए कि इस पे थोड़ा सा लगाम कसें कि भाई आप इंटर क्लासेस टूर्नामेंट कॉलेज में करवाएं, यूनिवर्सिटी लेवल पे आप उन सबको इंटर यूनिवर्सिटी जब मीट होती है इसमें प्रॉपर टीम जाए। मैंने देखा है कि भैया 50 गेम है, 25 गेम में जाती, 25 गेम में जाती नहीं, टीम ही नहीं जाती यूनिवर्सिटी। जी जी। आप देखना बहुत सारी यूनिवर्सिटी, और आजकल प्राइवेट यूनिवर्सिटी और आ गई जी, तो उनको भी करना चाहिए, जितने प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनका पहले स्टेट लेवल पे एक टूर्नामेंट कराना चाहिए सभी यूनिवर्सिटीज का, और ऐसे इनका इंटर क्लासेस और इंटर कॉलेज भी कराना चाहिए। इंटर कॉलेज कराने का ही मतलब है कि इंटर यूनिवर्सिटी मीट होती है वो। तो यूनिवर्सिटी मीट अपन ने बहुत बार पार्टिसिपेट किया है, बहुत अच्छी तरह आयोजित होती थी। अब सब फैसिलिटी है पर प्लेइंग पॉपुलेशन और जो मीट का ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं हो पाता है। शहर से बाहर हो और रिलेटिव के यहाँ पैकेट भेजना है, ड्रॉप जोन है ना। शहर में कहीं से भी अपना पैकेज पिक या ड्रॉप करवाएं। ड्रॉप जोन है ना। ड्रॉप जोन। तो ममता साहब की जो सोच है वो सामने आ रही है कि पार्टिसिपेशन ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा खिलाड़ी मैदान पर रहेगा उसमें से आपस में कंपटीशन के बाद अच्छे खिलाड़ी के रूप में टीम बनेगी। और ममता साहब, पूरे प्रदेश में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो देश में अलग अलग खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना अब सही स्थिति में पहुंच गया या अभी और भी उसके लिए काम करना बाकी है? नहीं, अभी जितने भी आप क्या है ग्लोबल सिस्टम में सब आ गए, जैसे आपका नेट आ गया सब जगह खबर पहुंचा देता है, ऐसी स्पोर्ट्स का भी माहौल वैसे ही है। हर स्कूल कॉलेज अवेयरनेस है उनमें कि उनके पास चीजें सब है, बहुत सारे कॉलेज में इक्विपमेंट है, पर काम कराने वाला, मेहनत करने वाले टीचर कम पढ़ रहे हैं आजकल, क्योंकि स्पोर्ट्स में जब ही इन्वॉल्व आप होगे जब टीचर उसमें इन्वॉल्व होगा। टीचर इन्वॉल्व नहीं होगा तो कहाँ से आप कर दोगे। पहले 2 टीचर होते थे पर वो सब टूर्नामेंट में बच्चे भेजते थे। आप देखते हो फुटबॉल में अपनी किसी टीम आती थी, वॉलीबॉल में होता था, पता पड़ता था हाँ यार यूनिवर्सिटी मीट हो रही है फलानी जगह। भाई विदिशा में पास में चले आओ या सीहोर चले आओ या रायसेन चले आओ, तो जो यूनिवर्सिटी मीट कभी आयोजित वहां होती थी पूरी टीम जाती थी भोपाल से, 8-8, 10-10 लोग टीमें। तो अब वो माहौल नहीं रहा। अब कब बास्केटबॉल का टूर्नामेंट हो जाता है यूनिवर्सिटी का, मैं यूनिवर्सिटी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मेरे को ये दुख होता है कि जो हमारे समय में स्पोर्ट्स होता था अब उससे बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है, बच्चे लोग भी बहुत ज्यादा है आजकल, आज की तारीख में यूनिवर्सिटीज भी बहुत ज्यादा है, खेल का बजट प्रॉपर है, तो मीट आयोजित करना मस्ट है और उनको कराना चाहिए ताकि उनका भी नाम रहे, उनका कॉलेज का नाम भी बढ़े, उस यूनिवर्सिटी का भी नाम बढ़े देश में, तो उसका फायदा है अपन को। नहीं तो स्पोर्ट्स आप कर नहीं रहे हो, अदर एक्टिविटीज आपकी पूरी हो रही है। तो स्कूल और यूनिवर्सिटी के लेवल पर, कॉलेज के लेवल पर स्पोर्ट्स को प्राथमिकता देना चाहिए, मिलना भी चाहिए, जैसा ममता साहब कह रहे हैं, क्योंकि आपका जो एक 4 दशकों का एक अनुभव है अपने एज ए प्लेयर के रूप में भी, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी, तो वो अनुभव वे हमारे साथ साझा कर रहे हैं कि किस तरह से डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, प्लेयर्स बड़े हैं, लेकिन वो जो कंपटीशन है, कंपटीशन उस तरह से नहीं हो रहा जिस तरह से होना चाहिए, क्योंकि डे बाय डे कॉलेज लेवल पर या इंटर कॉलेज, इंटर क्लासेस इवेंट हो, उसके बाद एक के बाद एक इवेंट आगे बढ़ता जाए, तब जाकर उसका एक माहौल बने और लोगों तक अवेयरनेस भी फैलाई जाए कि ये इवेंट हो रहा है और इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाना है। मुमताज साहब, स्कूल कॉलेज लेवल के साथ साथ भारत सरकार ने अभी एक कुछ सालों से शुरू किया है खेलो इंडिया गेम्स, जिसमें जूनियर लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल पर एक बहुत अच्छा और बहुत व्यवस्थित रूप से जो इंटरनेशनल लेवल के इवेंट के लिए जो सुविधाएं रहती हैं, उन सुविधाओं को खिलाड़ियों तक पहुंचाने का प्रयास किया है।
तो ये अभी शुरुआत है इन खेलो इंडिया गेम्स की, जिसमें हर फेडरेशन का अपना रोल रहता है, हर फेडरेशन को जिम्मेदारी रहती है, चाहे वो जूनियर लेवल पर हो या यूनिवर्सिटी लेवल पर हो, उसका सपोर्ट एक सामंजस्य भारत सरकार के खेल मंत्रालय और जो अन्य जो मंत्रालय है उसे ऑर्गेनाइज करते हैं उनके साथ रहता है। तो वो अनुभव अभी शुरुआती दौर में है। तो आपको क्या लगता है इस खेलो इंडिया के इवेंट्स के माध्यम से किस तरह से खिलाड़ियों को और खेलों को हम प्रमोट कर पा रहे हैं? नहीं, देखिए क्या है कि खेलो इंडिया जो है यूनिवर्सिटी लेवल पे है और एक जूनियर लेवल पे है, सीनियर लेवल पे। तो ये खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इससे खिलाड़ी को कंपटीशन मिलता है। बिल्कुल। और जिस स्तर पे वो सुविधाएं दे रही है सरकार, उसमें जिस स्तर पे जो पैसा खर्च कर रही है उससे खिलाड़ियों को बेनिफिट लेना चाहिए। खिलाड़ी तो बेनिफिट ले ही नहीं रहे, आयोजन पर ज्यादा खर्चा हो रहा है। मेरा लोगों से और खिलाड़ियों से और पेरेंट्स से ये कहना है कि भैया खेलो इंडिया जो है इसमें बच्चे जो है लिमिटेड बच्चे रहते हैं जो क्वालिफाइंग बेसिस पे फेडरेशन भेजती है, उनमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसमें इन्वॉल्व हों क्योंकि इसमें जो पैसा खर्च हो रहा है उसका बेनिफिट मिल रहा है, पर उस स्तर पर नहीं मिल रहा है जिस स्तर पर मिलना चाहिए। पर खेलो इंडिया से ये जरूर बहुत फायदा है कि भाई जो फेडरेशन की जो नेशनल मीटें होती है इसमें एक कंपटीशन ये और बढ़ गया है। जी जी। और ये बहुत सुंदर तरीके से आयोजन हो रहा है, इसमें सभी लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो मेरे को पूर्ण उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में खेलो इंडिया का जो है स्तर और बढ़ेगा और वो इंटरनेशनल लेवल पे वहां से बच्चे और ज्यादा निकलेंगे क्योंकि कंपटीशन ज्यादा मिल रहा है बच्चों को। खिलाड़ी को कंपटीशन चाहिए, जब तक कंपटीशन नहीं मिलेगा जब तक बच्चे को पता ही नहीं पड़ेगा किस स्तर पे हो। तो इसका फायदा अपन को मिलेगा और आने वाले समय में और अच्छा मिलेगा। अभी खेल इससे काफी स्पोर्ट्स का माहौल बना है पूरे देश में, पूरे देश में प्रदेश में, क्योंकि खेलो इंडिया हर स्टेट को अलॉट हो रहा है और जहां भी अलॉट होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उनको मिल जाता है, उसका बेनिफिट मिल जाता है, उसका इक्विपमेंट मिल जाता है, उनके ग्राउंड सुधर जाते हैं, खिलाड़ी का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, खिलाड़ी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यह फायदा तो है खेलो इंडिया से, पर इसमें फेडरेशन को जरूर ज्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि उनको भी उसमें पता पड़े कि भैया ये जो आयोजन हो रहा है उनके एथलीट और खिलाड़ी और खेल से उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है। बिल्कुल। और खेलो इंडिया के साथ साथ हम मुमताज साहब नेशनल गेम्स की बात करें, क्योंकि हम देखते हैं कि नेशनल गेम्स की तारीख आती है लेकिन वो जो कंटिन्यूटी होना चाहिए वो नहीं है। और बाकी यदि हम कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ 2 साल या 4 साल के अंतर में वे नेशनल गेम्स जैसा बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, पर हमारे देश में वो जो नेशनल गेम्स है कभी 2 साल में हो गया तो कभी एक लंबा गैप आ जाता है। इससे भी काफ़ी प्लेयर्स और फेडरेशन भी वो रहती है कि हम कौन सा टाइम अलॉट करें इन्हें, क्योंकि जब नेशनल गेम्स होते हैं तो हर फेडरेशन को उसमें इन्वॉल्व किया जाता है, उनको बताई जाती है कि इस डेट्स में आप अपने इंटरनेशनल इवेंट्स या बाकी इवेंट्स ना रखें क्योंकि नेशनल गेम्स होना है। तो उसकी कंटिन्यूटी के लिए फेडरेशन में चूंकि आप रहते हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की मीटिंग्स में आप जाते हैं, तो वो एक सामंजस्य क्यों नहीं बैठ पा रहा या वो जो एक टाइम पीरियड क्यों नहीं हो पा रहा है कि उसे फिक्स कर दें 2 साल या 4 साल में एक बार नेशनल गेम्स होगा? देखिए, बड़ी ये दुर्भाग्य की बात है कि हाँ अभी कंटिन्यूएशन में नहीं हो पा रहा नेशनल गेम। तो नेशनल गेम जैसे ओलंपिक होता है जी जी, ऐसी उस देश का नेशनल गेम्स होता है, अपने देश का उसी स्टाइल में उसी टाइप से उसी उसमें नेशनल गेम्स होते हैं। आपने देखो, आप तो गए हो जी, क्योंकि सभी स्पोर्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं उसमें। जी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, स्विमिंग, एथलेटिक, बैडमिंटन, फुटबॉल सभी एक जगह आयोजित होते हैं। जी जी, तो पूरा स्पोर्ट्स का कुंभ लगा रहता है। उस कुंभ में बच्चे लोगों को बहुत सारे फायदे होते हैं जी, पर यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वो कंटिन्यूएशन में नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो ओलंपिक संघ है इंडिया का उसमें भी बहुत सारे मतभेद हैं। तो कोई कभी उनका इलेक्शन का चक्कर आ जाता है, कभी उनका आपस में कोर्ट के केस चले जाता है, कभी कोई कोर्ट के फेडरेशन पे कर देता है, कभी कोई फेडरेशन का खिलाड़ी खेल नहीं पाता है। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं उसमें। पर हाँ, नेशनल गेम्स जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए और इंडियन ओलंपिक पे का जो मेन कंसेप्ट है उनका कि हाँ भाई ओलंपिक का काम क्या है, जी, खेल को आयोजन करना, फेडरेशन को सबको एक रखना, सबको मिला के चलना। पर फेडरेशन और ओलंपिक संघ ये कहीं मिलके ये लोग डिसाइड कर लेंगे हाँ फलानी तारीख को होना है, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी नेशनल गेम्स में, क्योंकि नेशनल गेम्स का पूरा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, उनका एक बजट रहता है उसमें। तो
हर मेरे ख्याल से तो पूरा समय पे होना चाहिए। काफी समय से नेशनल गेम्स हुआ नहीं है। तो नेशनल गेम्स जब होता है तो उसके साल भर पहले से हर फेडरेशन उसकी तैयारी करने लगता है, हर स्टेट उसकी तैयारी करने लगता है। अभी हाल ही में अहमदाबाद में नेशनल गेम्स गांधीनगर में हुआ था। गोवा, हाँ, उसके पहले अभी मैं था नहीं, अहमदाबाद में हुआ था। गुजरात में। हाँ, गुजरात में तो बहुत अच्छी तरह से उन्हें आयोजित करा। मैं चाहूंगा ऐसे ही आयोजन सबको करना चाहिए और कंटिन्यू जो है उसको मैं बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ताकि लोगों को फेडरेशन को पता पड़े कि हाँ भाई फलानी तारीख को है। क्योंकि जो खेल कैलेंडर बनता है हर फेडरेशन का, उसमें क्लैश नहीं होने चाहिए। इधर में इंटरनेशनल में स्विमिंग चल रहा है, उधर नेशनल गेम चल रहा है, तो बच्चे लोग वहां जाएंगे ज्यादा, यहाँ थोड़े जाएंगे ज्यादा। तो उसका जो खेल कैलेंडर उसी हिसाब से बनाया भी जाता है। और मैं समझता हूँ कि आगे वाले समय पे कंटिन्यू ये नेशनल गेम्स होंगे। Eyebrow toner powder, eyebrow hair shampoo, eyebrow onion hair oil, जी मेरे लिए भी लेके उसका। eyebrow charcoal face wash, eyebrow The word of quality cosmetics. मुमताज साहब, आपने बात करते करते बजट की बात की थी, और यदि खेलों के बजट की बात की जाए तो हमारे देश में जैसा हम माहौल बनाना चाहते हैं, तो खेलों का बजट आप कितना पर्याप्त मानते हैं? क्योंकि आप मेरे ख्याल में 4 दशक से जुड़े हैं और देखते जा रहे हैं कि जो स्पोर्ट्स का बजट है, जब बजट आता है तो उतना प्रतिनिधित्व खेल को नहीं मिलता है जैसा कि बाकी जगह पे मिलता है। तो इसके स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट में खेल बजट का कितना रोल आप मानते हैं? देखिए, दुनिया में कहीं भी चले आओ, पैसे भी खेल टिका हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट तो बहुत अच्छा दिया है, इसमें नो डाउट। खेल को बहुत बढ़ावा दे रही है, हर फेडरेशन को में पैसा दे रही है, इंडिया ओलंपिक को बहुत पैसा दे रही है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा रिलायंस वो इन्वॉल्व है, तुम्हारा JSW वो इन्वॉल्व है। तो जितने बड़े बड़े उद्योगपति घराने हैं वो भी इन्वॉल्व है स्पोर्ट्स में अब, पहले नहीं थे। जी। अब इन्वॉल्व है। वो लोग कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए वो सब अपना एफर्ट कर दे रहे हैं। वो पैसे से लेके ये आज भी मैं गया था ना पेरिस में, इसके पहले मैं रियो में था। रियो ओलंपिक में मेरे साथ में मैडम रिलायंस के नीता अंबानी में मेरे साथ में थी, सचिन तेंदुलकर भी आए थे वहाँ, तो वहाँ भी इनसे मेरी बात भी हुई थी। यहाँ भी पेरिस ओलंपिक गया था तो उन्हें इंडिया हाउस बनाया, बहुत सुंदर जी, जो रिलायंस वालों ने बनाया। क्योंकि हर कंट्री का अपना अपना स्टॉल लगा रहता है, पर पहली बार इंडिया हाउस बनाया, बहुत सुंदर तरीके से बनाया, तो लोग सब लोग इन्वॉल्व है। तो पैसा तो इस समय स्पोर्ट्स में ठीक ठीक है, आप कम भी नहीं बोल सकते हो, बहुत ज्यादा भी नहीं बोल सकते हो, जो भैया, पर अब खिलाड़ी को आगे आना चाहिए। सरकार पैसे ही देंगी, सुविधाएं देंगी उसको, पर उसको जो ले रहे हैं, जो उसके माध्यम से उस पर जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, उस पर जो खर्चा हो रहा है, उस खर्चे का उसको बेनिफिट देना चाहिए। अब खिलाड़ियों की जवाबदारी बनती है कि खिलाड़ी आ गए, अच्छा खेले, अच्छा मिलेगा। आपने देखा होगा हर खिलाड़ी के पास जो ओलंपिक में मेडल लेता है उसको किसी चीज की कमी नहीं रहती है। किसी भी चीज ओलंपिक का आप देख लो, जो मेडलिस्ट है उसको किसी चीज की कमी नहीं रहती है, उसको देश के हर आदमी प्यार करता है, उसको हर चीज की उसको सुविधाएं रहती है, वो जो चाहता है उसको वो मिलता है। अब खिलाड़ी को चाहिए कि सरकार पैसा खर्च कर रही है, उद्योग घराने पैसा खर्च कर रही है, तो खिलाड़ी लोग आगे आए। बिल्कुल, और खिलाड़ियों की जिम्मेदारी और बढ़ती जा रही है, जैसा मुमताज साहब बता रहे हैं। मुमताज साहब, खेलों की बात हो गई, खिलाड़ियों की बात हो गई, स्कूल के और कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल की बात हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं एक पार्ट और रहता है, जो रहता है टेक्निकल पार्ट। काफ़ी हमने देखा है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, जो खेलों से के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, वो टेक्निकल पार्ट में जुड़ते हैं। कोई
अंपायरिंग करता है, तो कोई लाइन जजेस का काम करता है या दूसरे काम करते हैं। तो इसके लिए किस तरह से लोगों को आना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल टीम का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है किसी भी इवेंट को करने के लिए, हर इवेंट में। और जिस खेल से आप जुड़े हैं, आपके लिए तो जितने प्लेयर आते हैं, मेरे ख्याल में 25% तो आपको वो टेक्निकल ऑफिशियल चाहिए रहते हैं। तो उनके लिए किस तरह से आप कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से कि वो किस तरह से आगे आएं, किस तरह से जुड़ें, और जो अपना शौक है वो भी पूरा करें, अपने खेल के साथ भी जुड़े रहें, और इसमें भी आपको ओलंपिक लेवल तक जाने की पूरी सीढ़ी आपके पास है कि आप जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छे लेवल पर आप पहुंच सकते हैं। देखिए, और गेमों का तो मेरे को उतना ज्यादा पता नहीं है, टेक्निकल कमेटी का। हाँ, पर पर्टिकुलर एथलेटिक का मैं आपको बता सकता हूँ। एथलेटिक में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 हमारे एग्जाम होते हैं, और उसका हम लोग हर जगह हमारी जो वेबसाइट है उसमें भी देते हैं, और हर जिले का बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करता है। फिजिकल एजुकेशन का हो, NIS कोच हो, जिले का कोच हो, प्रैक्टिस कराता हूँ बच्चों को, सीनियर खिलाड़ी हो। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जो खेल चुके हैं या जो स्पोर्ट्स के लिए पढ़ते हैं, फिजिकल एजुकेशन वाले हो या खिलाड़ी हो या नेशनल लेवल खिलाड़ी हो, स्टेट लेवल खिलाड़ी हो, उनको टेक्निकल कमेटी में जरूर इन्वॉल्व होना चाहिए। और जो एग्जामिनेशन होता है उसमें वो उसके लिए तैयारी करनी चाहिए, पास होनी चाहिए। आपने देखा मेरे पास एक किताब पढ़ी हुई थी जी 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 टेक्निकल कमेटी की। तो जो हर फेडरेशन के रूल रेगुलेशन है उसको पढ़ना चाहिए। क्या ग्राउंड का साइज है, कितने खिलाड़ी खेलते हैं। हमारे एथलेटिक में तो बहुत ज्यादा टेक्निकल कमेटी का रोल है। जजेस अलग रहते हैं, टाइम कीपर्स अलग होते हैं, थ्रोज के रेफरी अलग होते हैं, अंपायर अलग होते हैं, ज्यूरी अलग होती है। तो ये सब काम एक पढ़ने के बाद ही होता है। ये होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आपने जिले लेवल पे आपने कोई मीट ऑर्गेनाइज कराई, फॉर एग्जांपल वॉलीबॉल कराया, तो भैया उसमें आपको ऑफिसर लगेंगे 10। बिल्कुल। रोटेशन में 2 रेफरशिप कर रहे हैं, 4 लाइनमैन बैठे हुए, फिर चेंज हुए दूसरे आ गए। तो उन लोगों को ये नॉलेज होना चाहिए कि ग्राउंड का साइज क्या है, बॉल में कितनी हवा होनी चाहिए, बॉल का साइज क्या होना चाहिए। तो ऐसी हर गेम का एथलेटिक में हर्डल्स का अलग है, कितनी हाइट होनी चाहिए, जूनियर्स की कितनी होनी चाहिए, सीनियर की कितनी होनी चाहिए, वीमेंस की कितनी होनी चाहिए, वीमेंस जूनियर की कितनी होनी चाहिए, ऐसी शॉर्ट पुट, हैमर, अलग अलग वेट के है। तो ये सब गेमों का इन्वॉल्व होना, उसमें रेफरी और जजेस और टाइम कीपर टेक्निकल कमेटी का काम बहुत बहुत जरूरी है। आप जैसे खिलाड़ी जैसे स्टेट लेवल पे जाता है, फिर नेशनल लेवल पे जाता है, फिर एशियन लेवल पे जाता है, फिर ओलंपिक में जाता है, ऐसे ही टेक्निकल कमेटी के लोग भी हैं। पहले वो जिले लेवल पे करते हैं, जजेस बनते हैं, फिर स्टेट लेवल पे जजेस बनते हैं, फिर नेशनल लेवल पे जजेस बनते हैं, फिर इंटरनेशनल लेवल पे जजेस बनते हैं। और जब वो अच्छे एग्जाम पास हो जाते हैं, लोगों की निगाह में आते हैं, और फिर वो उस लेवल पे जाते हैं, तो वो ओलंपिक में जाते हैं। तो रेफरी और टेक्निकल कमेटी जो है, जजेस जो है, इसका एग्जामिनेशन हर फेडरेशन कराती है। हर फेडरेशन के रूल रेगुलेशन होते हैं, किताब पढ़नी चाहिए उन्हें, और जितने टूर्नामेंट है उसमें उनको भागीदारी करनी चाहिए। क्योंकि हर खिलाड़ी चाहता है कि मैं खेल, मेरा स्पोर्ट्स एथलेटिक है या बैडमिंटन है या वॉलीबॉल है या बास्केटबॉल है, तो उसमें इन्वॉल्व है। बास्केटबॉल का है तो बास्केटबॉल में, स्विमिंग का तो स्विमिंग में। तो उसके लिए इन्वॉल्व रहने के लिए बहुत जरूरी है कि वो टेक्निकल कमेटी का भी मेंबर रहे, वो पढ़े लिखे समझे, और अपना जजमेंट देने के लिए वो हर खेल को तैयार हो जाए। चाहे वो क्रिकेट में भी देखो आपने, अंपायर रहते हैं, उनके समझ में नहीं आया तो बता देता कि भैया क्लोज सर्किट में दिखाओ। जी जी। ये हर खेल में, हमारे यहाँ भी 100 मीटर क्या है कि विदिन सेकंड में खत्म हो जाती है। एक साथ 10 के 10 फाइनल में घुस जाते हैं। तो आंखों का विजन है ही नहीं, पता ही नहीं पड़ता कि ये कौन फर्स्ट सेकंड आया। तो हमारा क्लोज सर्किट लगे रहते हैं। तो हर चीज के इक्विपमेंट है, हर खेल में भी है, तो उसका नॉलेज होना चाहिए उसमें कि भाई फोटो फिनिश कैमरा जो है उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड वो बता देगा आपका कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आया, कितनी बॉडी कहाँ लगी, क्या लगी। तो ऑटोमेटिक सब चीजें। तो सब जो खिलाड़ी खेल चुका है, सीनियर हो गया है, जो फिजिकल एजुकेशन का है, कोचेज है, उन लोगों को टेक्निकल कमेटी भी जरूर जाना चाहिए, ताकि स्पोर्ट्स से लगा भी रहे, जुड़ाव भी रहे, और वो उस स्तर पे भी जाए। तो बहुत सी बातें स्कूल लेवल से लेकर और टेक्निकल कमेटी तक किस तरह से लोग खेलों के साथ जुड़ सकते हैं। आपके पास बहुत सी संभावना है। आप केवल एक ट्रैक और फील्ड पर दौड़ने वाले या भाला फेंकने वाले या थ्रोअर नहीं है, आपके पास और भी
ऑप्शंस हैं जिसके साथ आप जुड़े रह सकते हैं। और ममता साहब ने बहुत विस्तार से उस बात को बताया कि आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो टेस्ट हैं, एग्ज़ाम्स हैं, वो देना पड़ेगा। तो आप जहाँ भी हैं, जो भी हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो आप के लिए एक संभावना और है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट पर जो एसोसिएशन है वहाँ पर जाएं और इवेंट के साथ जुड़ने के लिए, यदि आपको जो भी अच्छा लगता है, जिस भी आप इवेंट के साथ एज ए ऑफिशियल जुड़ना चाहते हैं, तो उसके साथ जुड़ सकते हैं। मुमता साहब, चलते चलते हम संदेश लेना चाहेंगे आपसे उन युवाओं के लिए जो खेलों की तरफ आना चाह रहे हैं, कि कितनी मेहनत लगती है और किस तरह का फोकस रखना चाहिए। उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को मैदान पर भेजना चाहते हैं, वो भी काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि हम अपने बच्चे को किस खेल में भेजें, तो उनके लिए भी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बच्चे जब छोटे थे तो खुद ही बता देते कि पापा मैं तो इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मैं तो वॉलीबॉल खेलूंगा, मैं तो क्रिकेट खेलूंगा। जी जी क्योंकि क्रिकेट आजकल जो खेल वो फैशन है, जी जी तो मैक्सिमम बच्चे क्रिकेट पे ज़्यादा अट्रैक्शन है, क्योंकि उसका लोग को भी करना अच्छा है। अदर गेम में पेरेंट्स को पता है कि भी मेरा बच्चा का क्रिकेट में 0.1% चांसेस है, पर हाँ इसको बास्केटबॉल खिलाएंगे अपन को तो इसका 2-5% इसको चांसेस है, 10% चांसेस है। अच्छा खेलेगा तो अच्छी तरह जाएगा। तो बच्चे के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि उसको किस गेम में इन्वॉल्व करना है, क्या चाहता है वो, और क्या फिटनेस है उसका। इसको बास्केटबॉल खेलता है, उसकी कितनी हाइट है, कितना वेट है, और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, ये एक कोच या एक टेस्ट होता है, वो उसमें पता पड़ जाता है। पर बच्चों पेरेंट्स को ग्राउंड पे भेजना बहुत जरूरी, अति आवश्यक है। मैंने पहले भी आपको बताया है, क्योंकि खेल दुनिया से अलग चीज है, वो आम आदमी से अलग है। खेल वाला आपको अलग ही दिख जाएगा, उसकी एक्टिविटीज अलग दिख जाएगी। वो हारता नहीं है, वो लौटता है, वो क्या अगली बार जीतूंगा, अभी हार गया तो अगली बार जीतूंगा मैं। तो खेल तो हर पेरेंट्स को चाहिए कि भैया जो खेलेगा उसका बच्चा कभी डिप्रेस नहीं होगा, डिप्रेशन में नहीं जाएगा, और पढ़ाई में कमजोर है तो बोलेगा नहीं अगली बार फाइट करूंगा, आगे मारूंगा इसको। देखा होगा आपने कहीं कि बच्चे लोग बहुत डिमोरलाइज हो जाते हैं, भैया मेरा नंबर ही नहीं मिले, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। और वो खिलाड़ी होगा तो बोले ठीक है यार अगली बार बताता हूँ मैं, और अच्छी तरह पढ़ाई करेगा, उसका ध्यान ही नहीं आएगा, दुखी नहीं होगा, फाइट करेगा। तो स्पोर्ट्स सिखाते हैं हमें फाइट करना, स्पोर्ट्स सिखाते ही हमें कि भैया कोई ताकतवर से डरना नहीं, कोई दिखे तो उससे पतला तो लड़ना नहीं, उसको जाति धर्म ये कुछ नहीं। वो तो स्पोर्ट्स का एक अलग माहौल रहता है, उसके लिए तो स्पोर्ट्स में बड़ी चीज होती है, ये सब उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता है। तो मुमताज साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और जैसा मुमताज साहब ने कहा कि खेल आपको एक चुनौती साधने के लिए हमेशा ही प्रेरित करता रहता है, आपको कभी निराश नहीं होने देता, और उन परिस्थितियों में आपको हमेशा स्पोर्ट्स के माध्यम से एक अलग एनर्जी मिलती है। जब आप कोई बात या किसी मंच पर या किसी लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाते, तो वो आपको प्रेरित करता है कि आप चुनौती का सामना करते रहें। तो स्पोर्ट्स मिरर के इस प्रोग्राम में मुमताज साहब ने जो बातें कही, हमें आशा है कि आप उन बातों को आत्मसात करेंगे, और जो भी पेरेंट्स हैं, जैसा मुमताज साहब ने कहा कि अपने बच्चों को ग्राउंड पर ले जाएं, जो भी इंटरेस्ट रहे उसका, भले वो खिलाड़ी बहुत अच्छा या इंटरनेशनल लेवल का ना बन पाए, लेकिन एक बात तो मुमताज साहब ने ज़रूर कही कि वो एक अनुशासित व्यक्ति बनेगा, एक बहुत ही अच्छा नागरिक अवश्य बन पाएगा हमारे देश का। और आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, एक अच्छे नागरिक हमारे देश को मिले, जिसमें युवा पीढ़ी का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि यही लोग हैं जो हमारे देश का भविष्य होते हैं। तो इस प्रोग्राम में बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए।